Assalamualaikum. This is Tahir Afaki and you are watching my channel Wide Vision. दोस्तों, व्हाट इज़ पॉलिटिकल साइंस में खुश आमदीद। हमारा आज का मौजू है वेस्टर्न फ़िलासफ़ी में इंतहाई अहम तरीन शख्सियत अरिस्टोटल की है। अरिस्टोटल जिसे मुसलमान द फर्स्ट टीचर के नाम से पुकारते थे और थॉमस एक्वानास उसने इसे दी फिलोसफर के नाम से याद किया है। इस हद तक अहम फिलोसफर है कि मौजूदा दौर में जितने भी अलूम हैं उन पे किसी ना किसी लिहाज से अरस्तू ने लिखा। हर तरह के अलूम पर इस बंदे ने लिखा। अरस्तू की पैदाइश 384 में हुई। स्टेगरा नाम के इलाके में अरस्तू की पैदाइश हुई और 322 BC में इसकी वफ़ात हुई है। तो अरस्तू एथेंस से इंतहाई दूर दराज इलाके में इसकी पैदाइश हुई थी। तो एथेंस की शोहरत सुनकर एथेंस में आया था 17 या 18 साल की उम्र में। प्लेटो की एकेडमी में इसने एडमिशन लिया और तकरीबन प्लेटो के पास 20 साल तक इस बंदे ने एजुकेशन हासिल की और प्लेटो के तमाम आइडियाज़ को डाइजेस्ट किया। लेकिन प्लेटो और अरिस्टोटल में फ़र्क ये है कि जो प्लेटोज़ के आइडियाज़ हैं, अरस्तू उन आइडियाज़ के बरक्स उसने अपनी थेरीज़ को जनरेट किया। तकरीबन हर आइडिया के किसी ना किसी लिहाज से अरिस्टोटल ख़िलाफ़ रहा, मतलब उससे बिल्कुल हटके रहा है। और अरस्तू ने प्लेटो की वफ़ात के बाद अपनी एक एकेडमी बनाई। एकेडमी तो बेसिकली नाम था प्लेटो की एकेडमी का, जो हमारे यहाँ ये वर्ड भी बोला जाता है एकेडमी का। ये असल में प्लेटो ने जो फर्स्ट इंस्टीट्यूशन बनाया था उसका नाम एकेडमी रखा था। तो उसी तरह की एक एकेडमी बनाई थी अरस्तू ने जिसका नाम रखा था दी लाइसियम। तो हमारे यहाँ कुछ स्कूलों के नाम भी दी लाइसियम है, कुछ इंस्टीट्यूशंस के नाम भी दी लाइसियम है। तो ये लाइसियम जो है ये अरस्तू की उस एकेडमी का नाम था। अरस्तू की जो बुक्स हैं तकरीबन अरस्तू ने हर शोबे में लिखा है, हर फील्ड पे लिखा है और इंतहाई ज़्यादा उसकी किताबें हैं। उसमें हमसे मुतल्लिक़ा जो किताब दी पॉलिटिक्स है, फिर निकोमेकियन एथिक्स है। तो ये किताबें, दो किताबें बहुत ज़्यादा अहम हैं। तो हम लोग देखते हैं कि पहले तो अरस्तू की थ्योरी है, थ्योरी ऑफ 4 कॉजेस। अगरचे इसका ताल्लुक फ़लसफ़े से है, लेकिन ये हमारी आम ज़िंदगी में इसकी अहमियत बहुत ज़्यादा है और यही चीज़ें आगे चलती हैं। आगे जितनी भी फील्ड्स हैं उन पे इसकी पेनिट्रेशन है। जैसे प्लेटो की थ्योरी ऑफ फॉर्म्स हैं, इसी तरह इसकी थ्योरी ऑफ 4 कॉजेज़ हैं। तो थ्योरी ऑफ 4 कॉजेज़ क्या है? अरस्तू का कहना है कि कायनात में जितनी भी चीज़ें हैं ये इनका कुछ ना कुछ मकसद है, कोई ना कोई वजह है जिसकी वजह से ये ज़हूर में आई हैं, ये वजूद में आई हैं। इनके वजूद में आने की क्या क्या वजूहात हैं, एक पूरी वो तरतीब है, उस तरतीब में उसे लेके चलता है। तो थ्योरी ऑफ 4 कॉजेज़ में वो कहता है कि 4 कॉजेज़ हैं जो हर चीज़ पे अप्लाई होते हैं, जो कि कायनात में, इवन इंसान वजूद में आया, कोई कुर्सी अगर वजूद में आई है, कोई घर वजूद में आया, तो ये 4 कॉजेज़ उस पर इम्प्लीमेंट होते हैं। फर्स्ट है मटीरियल कॉज, सेकंड है फॉर्मल कॉज, थर्ड है एफिशिएंट कॉज और फोर्थ है फाइनल कॉज। मटीरियल कॉज क्या है कि कोई भी चीज़ अगर वजूद में आई है तो उसके पीछे मटीरियल है, मादा उसके पीछे मौजूद होता है। लेट्स सपोज आपने कुर्सी बनानी है, तो कुर्सी बनाने के लिए आपको जिस चीज़ की ज़रूरत है वो चीज़ है लकड़ी। तो लकड़ी के बगैर आप कुर्सी को बना नहीं सकते। तो जो लकड़ी है ये कुर्सी का मटीरियल कॉज है। फिर उसके बाद आता है फॉर्मल कॉज। अब जाहिर बात है कि लकड़ी तो मौजूद है, अब लकड़ी को आपने कैसे ऐसी शेप देनी है कि वो कुर्सी बन जाए। तो एक वो आइडिया, वो नक्शा जो आपके जहन में है, जो आपने उसे
फाइनली उसे प्रोड्यूस करना है, वो उसका फॉर्मल कॉज है। थर्ड में है एफिशिएंट कॉज। एफिशिएंट कॉज क्या है कि इसमें अब इस कुर्सी को किस बंदे ने ये शक्ल देनी है, मतलब उसे कारपेंटर ये शक्ल देगा, उसको इस तरतीब में बनाएगा, इस तरतीब में उसकी शक्ल को डिज़ाइन करेगा कि वो कुर्सी की शक्ल इख्तियार कर लेगा। लास्ट पे है फाइनल कॉज। फाइनल कॉज में ये अपनी पूरी वो फाइनल शक्ल में ये सामने आ जाता है। तो ये है, मतलब इसमें अगर हम इंसान की भी मिसाल लें, इंसान का जो मटेरियल कॉज उसकी ये बॉडी है, उसके जो ये मुख्तलिफ अज़ा पाए जाते हैं, मैटर्स हैं, फिर इनकी एक शेप है जो कि इंसान पूरी वो उसका दो आंखें, कान, नाक, मुंह, ये वो पूरा जिस्म, ये इसका फॉर्मल कॉज है। फिर एफिशिएंट कॉज, इसे किसने पैदा किया, डार्विन के मुताबिक ये हादसाती तौर पर या बंदर की औलाद में से ये आ गया है या अल्लाह ताला ने इसे पैदा किया, ये एफिशिएंट कॉज। और फाइनल कॉज इसकी ये फिनिश शेप है, फिनिश जो प्रोडक्ट है ये है। तो अरस्तु कहता है कि हर चीज़ की टेलियोलॉजी है। ये टेलियोलॉजी क्या है कि हर चीज़ का एक मकसद, उसका वाय है कि वो क्यों बनाई गई है। कुर्सी क्यों बनाई गई है? बैठने के लिए बनाई गई है, अपने इस्तेमाल के लिए बनाई गई है। इंसान क्यों पैदा किया गया है? तो ये है, ये टेलियोलॉजी है। मतलब आप दुनिया में कोई भी चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, उसका फाइनल कॉज कुछ ना कुछ है, तो ये फाइनल कॉज उसकी टेलियोलॉजी होगी। तो ये मतलब ये उसकी ये थ्योरी ऑफ कॉजेशन है कि कोई भी काम जो है वकूफ़ पज़ीर हो रहा है, उसके पीछे कुछ ना कुछ बेसिस मौजूद हैं। तो ये थ्योरी ऑफ फोर कॉजेज है अरस्तु की थ्योरी। टोटल के जो पॉलिटिकल आइडियाज़ हमें अरस्तु की किताब पॉलिटिक्स से मिलते हैं। अरस्तु ने वैसे अपने शागिर्दों को, अपने काफ़ी ज़्यादा शागिर्दों को तकरीबन 158 रियासतों में, छोटी छोटी स्टेट्स में भेजा था। उनके कॉन्स्टिट्यूशंस को उन्होंने इकट्ठा किया और उनकी बेस पे अरस्तु ने रियासत कैसी होनी चाहिए, उसके कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होना चाहिए, रियासत के में जो है फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कितने हैं, वो सारे उसने बनाए थे। तो उसमें हम देखते हैं कि अरस्तु की फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट्स वो क्या क्या है। तो इसमें हम देखें अरस्तु ने जो अरस्तु के पॉलिटिकल आइडियाज़ में उसने जो डिवाइड किया है फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को, प्लेटो ने किया था कि देयर आर 5 फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, मोनार्की, अरिस्टोक्रेसी, डेमोक्रेसी, टिरनी और उसके बाद ओलिगार्की। तो इसने 6 हिस्सों में तकसीम किया है और 6 हिस्सों में तकसीम करने के साथ साथ 2 प्रिंसिपल्स दिए हैं। 2 प्रिंसिपल क्या है? फर्स्ट प्रिंसिपल है कि नंबर्स ऑफ पीपल, के लोगों के नंबर क्या है। मतलब अगर मोनार्की है तो उसमें एक बंदा रूल कर रहा है, अरिस्टोक्रेसी तो उसमें फ्यू कर रहे हैं। तो नंबर्स के लिहाज से प्रिंसिपल है। और दूसरा है उसके गुड और परवर्टेड फॉर्म, गुड और बैड फॉर्म, ये 2 उसने प्रिंसिपल दिए हैं कि इसके जितने भी ये 6 टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट हैं, इसमें एक तो हम नंबर्स देखेंगे और दूसरा उसे गुड और बैड के लिहाज से देखेंगे। तो इसमें अरस्तु की नज़र में पहले वो 3 जो है निज़ाम बताता है, 3 फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बताता है। पहले बताता है मोनार्की, दूसरे नंबर पर अरिस्टोक्रेसी और तीसरे नंबर पर पॉलिटी। मोनार्की, अरिस्टोक्रेसी और पॉलिटी। मोनार्की रूल ऑफ वन, अरिस्टोक्रेसी रूल ऑफ फ्यू और पॉलिटी रूल ऑफ मेजॉरिटी, बट अंडर सम लॉज, अंडर सम कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये है, ये नंबर्स के लिहाज से है। और नंबर्स के लिहाज से इसमें ये टाइप्स जो हैं ये गुड टाइप्स हैं, बेहतरीन टाइप्स हैं। मतलब इसमें मोनार्की में एक बादशाह रूल करेगा, लेकिन वो बादशाह जो है वो अवाम की फलाह बहबूद के लिए काम करेगा, अवाम के लिए काम करेगा, ना कि वो अपने लिए काम करेगा। अगर तो वो अवाम की फलाह बहबूद के लिए काम कर रहा है तो ये मोनार्की कहलाएगा। अगर नहीं कर रहा तो अरस्तु इसके पैरेलल, इसके ऑपोजिट एक नया सिस्टम देता है, उसे कहता है टिरनी। मतलब वो बादशाह जो कि अवाम की भलाई के लिए काम नहीं कर रहा मगर अपनी भलाई के लिए काम कर रहा, तो ये टायरेंट है, ये ट्रिनिकल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है कि जिसमें बादशाह सिर्फ और सिर्फ अपने लिए काम कर रहा है। दूसरा अरिस्टोक्रेसी है, अरिस्टोक्रेसी रूल ऑफ फ्यू,
लेकिन इन फेवर ऑफ पीपल। लेकिन जैसे ही ये अनफेवरेबल होते हैं लोगों के लिए, अवाम के लिए अनफेवरेबल हो जाते हैं, तो ये क्या बन जाता है, ये ओलिगार्की बन जाता है। मतलब रूल ऑफ फ्यूज बट इन परवर्टेड फॉर्म। इनकी है ना जो बैड फॉर्म होती है जो कि लोगों के लिए नुकसानदेह है। फिर उसके बाद आ जाता है, नेक्स्ट आ जाता है पॉलिटी। तो पॉलिटी में ये है कि रूल ऑफ मेजॉरिटी बट अंडर सम लॉज अंडर कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये भी लोगों के लिए फायदेमंद है। लेकिन इसकी जो परवर्टेड फॉर्म है वो आप हैरान होंगे, वो है डेमोक्रेसी। अरस्तू की नज़र में डेमोक्रेसी जो है ये पॉलिटी की परवर्टेड फॉर्म है। ये अवाम के लिए जो ये रूल्स ऑफ मेजॉरिटी बट नॉट इन द फेवर ऑफ पीपल। तो ये जो है कॉन्सेप्ट है अरस्तू का, मतलब इसमें मेजॉरिटी का रूल है बट अनफेवरेबल फॉर द पीपल। तो ये इस तरह से इसके ये 6 है ना जो है 6 टाइप्स की गवर्नमेंट जो है वो कंप्लीट होती है। मतलब नंबर 1 मोनार्की, दूसरे नंबर पर टिरेनी, तीसरे नंबर पर एरिस्टोक्रेसी, चौथे नंबर पर ओलिगार्की, 5वें नंबर पर पॉलिटी और 6ठे नंबर पर डेमोक्रेसी आता है। ये एरिस्टोटेलियन साइकिल ऑफ गवर्नमेंट क्या है, इसके मुताबिक ये 6 की 6 जो फॉर्म्स हैं ये एक पूरे सर्कल में चलती हैं, एक तरतीब में चलती हैं और फिर दोबारा ना जो वापस अपनी जगह पे आ जाती हैं। मतलब कैसे एक अच्छा बादशाह जब तक कि अवाम की फलाह बहबूद के लिए काम करता रहता तो ये मोनार्की कायम रहती है। लेकिन जैसे ही वो टिरेनी में कन्वर्ट होता है, मतलब अपने फ़ायदे के लिए काम करना शुरू कर देता है, तो ये मोनार्की से ये टिरेनी में शिफ्ट हो जाती है। अब ये टायरेंट रूलर जो है, एक बादशाह जो कि अपने फ़ायदे के लिए काम कर रहा है, लोगों पे जुल्म सितम कर रहा है, तो बहुत से लोग उसके ख़िलाफ़ उठते हैं और उसको उसकी हुकूमत को ख़त्म करके खुद अपना रूल स्टार्ट कर देते हैं। तो ये एरिस्टोक्रेसी है। अब एरिस्टोक्रेट रूल ऑफ फ्यू, इसमें ये लोग जब तक अवाम की फलाह बहबूद के लिए काम करते हैं देन ओके, लेकिन जैसे ही ये अवाम के ख़िलाफ़ होते हैं, अपने फ़ायदे में काम करना शुरू कर देते हैं, देन ये 4th फॉर्म आ जाती है ओलिगार्की। तो ओलिगार्की में ये अवाम पे जो है बोझ बने होते हैं फ्यू पीपल। तो फिर क्या होती है, सारी की सारी अवाम उठती है, इनके खिलाफ उठ के इनको टॉपल डाउन कर देती है और इनकी जगह खुद रूल अपना लेती है। और वो रूल होता है अंडर सम लॉज, अंडर सम कॉन्स्टिट्यूशन। जब तक कि ये कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक, रूल के मुताबिक ये काम चलता रहता है, बेहतर है। लेकिन जैसे ही ये इससे हटते हैं तो क्या होता है, तो नेक्स्ट फॉर्म आ जाती है, वो है डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी आ जाती है कि इसमें लोग एक जो है अवाम ही अवाम के खिलाफ होती है, एक अनार्की की कंडीशन होती है। तो ऐसे में फिर वो साइकिल वापस उसी जगह पे आ जाता है कि एक बेहतरीन मिलिट्री जर्नल, एक ताकतवर आदमी उठता है, वो इस अनार्की की कंडीशन को ख़त्म करके गवर्नमेंट पे कब्जा कर लेता है और दोबारा मोनार्कियल सिस्टम जो है उसका आगाज़ हो जाता है। अरस्तू के मुताबिक ये साइकिल जो है ये चलता रहता है। और इवन अगर हम देखें आज के दौर में भी किसी ना किसी लिहाज से इस थ्योरी की उसकी इम्प्लीमेंटेशन मौजूद है। फर्दर अरस्तू के मुताबिक एक गवर्नमेंट चलाने के लिए इसके 3 बड़े ऑर्गन्स हैं, एग्जेक्टिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी। मतलब जैसे आज भी है लेजिस्लेचर है, लेजिस्लेचर का काम कानून साजी करना है, एग्जेक्टिव का उनका कवानीन को इम्प्लीमेंट करना है, और जुडिशरी का काम है कि एग्जेक्टिव को देखना कि आया कि उन कवानीन के मुताबिक उसकी इम्प्लीमेंटेशन हो रही है, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन उसकी इम्प्लीमेंटेशन हो रही है कि नहीं, रूल्स एंड लॉज जो हैं वो इम्प्लीमेंट हो रहे हैं कि नहीं, या उनके अगेंस्ट काम हो रहा है। तो ये उसने ऑर्गन्स ऑफ स्टेट हमारे सामने लेके आए हैं। इसके अलावा अरस्तू के मुताबिक स्लेवरी का कॉन्सेप्ट अरस्तू के यहाँ मौजूद था। अरस्तू कहता है कि ये एक नेचुरल इंस्टीट्यूशन है स्लेवरी। अरस्तू के मुताबिक जो हुक्मरान क्लास है, क्योंकि उनका काम बहुत ज़्यादा हैवी है, उन्होंने सोच विचार करनी है, हर वक्त अपने काम में मशगूल रहना है, तो उनकी खिदमत करने के लिए कोई तबका होना चाहिए, तो वो स्लेव का तबका है, गुलामों का तबका है। तो अरस्तू के मुताबिक स्लेवरी एक नेचुरल इंस्टीट्यूशन है। फिर औरतों के बारे में अरस्तू का नज़रिया, औरत की उसकी रियासत में कोई जगह नहीं।
प्लेटो के यहाँ मौजूद है। प्लेटो औरत को लेफ्ट हैंड करार देता है, अरस्तु कहता है कि नहीं ये नाक़िसुल अक़ल है, इसका कोई काम नहीं है।